Hello everyone, welcome to my channel. So today we're gonna talk about asthma. We are studying this condition in medical and surgical nursing, and this is the disease condition related to our lungs. So in this video we will talk about the definition, causes, types, symptoms, treatment and nursing care for asthma with complete detailed notes. So first of all, we will understand what is asthma. Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways. मीन्स अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन के होने की वजह से होने वाला एक डिसऑर्डर है हमारे एयरवेज यानी कि लंग्स का, जिसमें क्या है क्लिनिकल साइंस दिख रहे हैं एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स जो हमारा एयर फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू वेरियस स्टिमुलाई, कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि ओवर रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी स्टिमुलाई की तरफ। जैसे वो जो स्टिमुलाई है वो कोई एलर्जन हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ की तरफ, तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? एस्थमा है। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट दिस इज़ द नॉर्मल एयरवे एंड दिस इज़ द एयरवे ऑफ अ अस्थमा पेशेंट। नॉर्मल एयर में क्या है? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट जो ये अस्थमा पेशेंट का एयरवे है इसमें क्या दिख रहा है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो रही है हमारे ब्रोंक्यूल्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है एंड जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, मतलब उनमें जो स्पेस है वो घटता जा रहा है और वही क्या है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। सो एक सिंपल डेफिनेशन थी एस्थमा की। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एस्थमा। फर्स्ट इज एलर्जिक, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। मीन्स हमारे इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फैक्टर पे, जैसे कि कोई भी एलर्जेंस क्या हो सकते हैं? जैसे पॉलन एलर्जी से भी हमें क्या है? एस्थमा हो सकता है। नॉन एलर्जिक यानी कि हमारे इंटरनल जो फैक्टर्स हैं जैसे स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी एक्सरसाइज की वजह से जो होगा उसे नॉन एलर्जिक इंट्रिंसिक एस्थमा कहते हैं। सो ऑक्यूपेशनल इज़ थर्ड टाइप। ऑक्यूपेशनल मीन्स जो हमारे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। लाइक बहुत सारी इंडस्ट्री में अगर लोग काम कर रहे हैं किसी भी, तो वहाँ पर क्या है? बहुत सी गैसेस फ्यूम्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे एयरवे को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस वाले एस्थमा को हम ऑक्यूपेशनल एस्थमा कहते हैं। एंड लास्ट इज़ ड्रग इंड्यूस, यानी कि किसी भी ड्रग के होने की वजह से जो एस्थमा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग इंड्यूस एस्थमा। जैसे नसेट्स जो ड्रग्स हैं उनकी वजह से भी एस्थमा पेशेंट को हो सकता है, तो वो क्या है? एक ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा है। सो ये हमने क्या है? टाइप्स ऑफ एस्थमा देखे। ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़, कि क्या कारण है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को एस्थमा हो सकता है। फर्स्ट इज़ जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, मतलब कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो एस्थमा हो रहा है वो भी एक कॉज है एस्थमा का, जेनेटिक जो हमारा होता है। सेकंड इज़ एनवायरमेंटल ट्रिगर, एनवायरनमेंट की वजह से कि वो कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। जैसे कि अगर उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा डस्ट है, स्मोक है या पॉल्यूशन है, तो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी क्या है? कॉजेस हैं एस्थमा के। थर्ड इज़ एलर्जेंस में आते हैं जैसे पॉलन हो गया, पॉलन एलर्जी जो पॉलन ग्रेन से होती है, फूड, एनिमल डेंडर्स, ये सारे कॉजेस भी क्या है? एस्थमा को क्रिएट करते हैं। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन अगर लॉन्ग टर्म हो रहा है तो वो एस्थमा को कॉज करता है। एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड कोल्ड एयर, की एक्सरसाइज हो सकती है, स्ट्रेस या फिर हम एक्सेसिव कोल्ड एयर को इनहेल कर रहे हैं तो वो भी एस्थमा को कॉज करते हैं। ड्रग्स जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, नसेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। Now what is the pathophysiology for asthma? First is trigger exposure, means जब कोई भी पर्सन किसी भी ट्रिगर या फिर किसी भी फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो एस्थमा को कॉज कर रहा है उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है
इम्यून सेल्स जो हैं उनका एक्टिवेशन होता है, जैसे कि मास्ट सेल हो गया, टी लिम्फोसाइट एंड इसिनोफिल्स। एंड जब भी हमारी बॉडी में ये सेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो ये क्या है, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को शो करते हैं, जो कि रिलीज़ ऑफ हिस्टामिन, यानी कि ये हमारी बॉडी में उस टाइम पे रिलीज़ होता है जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। एंड जब भी हिस्टामिन्स के सेल रिलीज़ होंगे तो हमारी बॉडी में क्या है, एक्सेसिव म्यूकस और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्रोंकाई में क्या है, जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी। एंड सेकंड इज़ म्यूकोजल एडिमा, क्योंकि हिस्टामिन जब रिलीज़ होगा तो वो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रिएशन कराता है, जिसकी वजह से म्यूकोजल एडिमा पेशेंट में हो सकता है। नाउ इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्या है, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रिएशन होगा, जिसकी वजह से हमारे जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाएंगे, यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एंड पेशेंट को डिस्पीनिया यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी थी कि एस्थमा कैसे हो रहा है एंड वो क्या इफ़ेक्ट किसी भी पर्सन में करता है। नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, क्या साइन एंड सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में दिखेंगे अगर उसको एस्थमा होगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ व्हीजिंग, यानी कि विस्लिंग साउंड। जब भी वो ब्रीथ कर रहा है, इनहेल या एक्सेल कर रहा है, तो उसमें उसका जो एक लंग्स का साउंड होगा वो कैसा सुनाई देता है, जैसे कोई विशल साउंड की तरह। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साइन है। सेकंड इज़ कफ, उसको कफ हो सकता है एंड मोस्टली नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में उसे एक्सेसिव कफ होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिस्पीनिया, चेस्ट टाइटनेस फील हो सकती है, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इन सीवियर केसेस में साइनोसिस, इनएबिलिटी टू स्पीक, कि वो पूरी तरह से बोल नहीं पाएगा। एंड लास्ट साइलेंट चेस्ट, एक मोस्ट और वेरी डेंजरस साइन है एस्थमा पेशेंट का, क्योंकि जब भी एस्थमा पेशेंट ब्रीथ करता है तो उसकी व्हीजिंग साउंड आती है, या फिर उसकी जो चेस्ट में है वो साउंड मतलब फील होगी। बट साइलेंट चेस्ट क्या होगा, जब एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड, की उसमें कोई भी ब्रीथ साउंड नहीं होगी, तो ये एक डेंजरस साइन है कि उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं किसी भी एस्थमा पेशेंट के, और मोस्टली हमें साइलेंट चेस्ट वाले साउंड पे फोकस करना है क्योंकि ये एक डेंजरस साइन है। नाउ व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर एस्थमा। First is history and physical examination. Physical examination may show the barrel chest in asthma patient, pulmonary function test, peak expiratory flow rate, chest x-ray and allergy testing. ये सारे टेस्ट हम करेंगे एस्थमा को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट, हाउ टू ट्रीट एस्थमा पेशेंट। तो फर्स्ट इज़ रिलीवर्स, क्विक रिलीफ के लिए हम उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, यानी कि जो कि एक ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग है जिसमें सालब्यूटामॉल एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट है। सेकंड, कंट्रोलर में हम उसको देंगे लॉन्ग टर्म, लाइक कि इनहेल करवाएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, क्योंकि उसमें क्या है, एक्सेसिव क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी इन सीवियर अटैक, अगर पेशेंट को क्या है सीवियर एस्थमा अटैक आ रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, और कोई भी जो ट्रिगर्स हैं जो एस्थमा को ट्रिगर कर रहे हैं उनको हम अवॉइड कराएंगे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट था। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट, एज अ नर्स हमारा क्या रोल है अगर हमारे पास कोई भी एस्थमा पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में। तो फर्स्ट इज़ असेसमेंट, हम पेशेंट को असेस करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें असेस करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, ब्रीथ साउंड, ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे। पेशेंट को पोजीशन करेंगे हाउ हाई फाउलर पोजीशन में, यानी कि सेमी फाउलर कितनी होती है 45 डिग्री की, बट हम इसको हाई फाउलर यानी कि 90 डिग्री पे उसको पेशेंट को पोजीशन कराएंगे। ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड, कि उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अगर सीवियर एस्थमा अटैक उसे आया है। एडमिनिस्टर करेंगे ब्रोंकोडाइलेटर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। ब्रोंकोडाइलेटर क्यों, क्योंकि उसकी ब्रोंक्यूल्स क्या हैं, कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो उनको ओपन करने के लिए। एनकरेज करेंगे पॉज्ड लिप्स ब्रीथिंग, कि वो
लिप्स के थ्रू ही ब्रीथ करे धीरे धीरे। एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वो कोई भी एलर्जेंस एंड ट्रिगर्स को अवॉइड करे। और जो अगर कोई पेशेंट इन्हेलर का यूज़ कर रहा है तो उसको एक राइट इन्हेलर टेक्निक हम बताएंगे। एंड क्या इम्पोर्टेंस है मेडिकेशन का, ये भी हम पेशेंट को समझाएंगे। नाउ these are the nursing diagnosis for asthma patient. Hope this video help you out. Thank you for watching and like, share and subscribe my channel.